हेलो डियर स्टूडेंट्स आज पोल साइंस का थर्ड चैप्टर करेंगे हम। हमारी जो सेकंड बुक है हमने वो स्टार्ट कर रखी है, उसी का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नेम है नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से योजना बनाकर, कैसे पहले से ही प्लानिंग करके विकास किया गया था और उसके अंदर कैसी राजनीति थी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो स्टार्टिंग के पेज पर, वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर आप देखते हैं कुछ डाक टिकट जो हैं वो दिखती हैं आपको। ये जो डाक टिकट्स हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर डैम बना हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के ऊपर आपको खेती करता हुआ मतलब इस खेत को जोतता हुआ ट्रैक्टर है, या बहुत सारे आपको आधुनिक जो इक्विपमेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे किस चीज़ का सिंबल है कि हमारा देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ रहा था। नए नए जो टेक्निक्स है, नई जो टेक्निक्स है उनको यूज़ कर रहा था, जैसे रेल इंजन यहाँ दिखा रखा है, ये सारी चीज़ें यूज कर रहा था। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि विकास कैसे हुआ, किस तरीके से फैसले लिए गए। तो स्टार्टिंग का जो पैसेज है उसमें हम ये देख लेते हैं कि राजनीतिक फैसले और विकास। अब जब विकास की बात आई तो विकास करने के लिए एक जो डिमांड थी इस्पात की थी, सबसे ज़्यादा इस्पात की डिमांड हुआ करती थी। और उड़ीसा के अंदर लौह अयस्क के विशाल भंडार हुआ करते थे। तो उड़ीसा क्या करता है, उड़ीसा की सरकार क्या करती है, जो इंटरनेशनल लेवल की और जो नेशनल लेवल की कंपनियां होती हैं या इस्पात बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनके साथ एक सहमति पत्र है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। और सरकार को ये लगता है कि अगर हमने परमिशन नहीं दी उद्योग लगाने की तो पूंजी जो निवेश है वो नहीं हो पाएगा। और जो वहाँ के लोग थे, उड़ीसा के लोग थे मोस्टली आदिवासी लोग, उनको ऐसा लगता था कि अगर ये लोग यहाँ पर माइनिंग करेंगे, खनन करेंगे तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और पर्यावरणविदों को ये चिंता थी कि अगर ज़्यादा माइनिंग की गई तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो हर किसी के लिए अलग अलग सोच थी। तो कुछ लोग चाहते थे कि ये चीज़ें हों और कुछ लोग नहीं चाहते। सरकार चाहती थी कि यहाँ पर माइनिंग हो क्योंकि पूंजी निवेश को बढ़ाना चाह रही थी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसके अंदर। उदाहरण के रूप में जैसे ऊपर जो दिया हुआ ना, संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से, इसमें हमें यही चीज़ देखना है कि कैसे उड़ीसा की इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, कैसे विकास लोगों के लिए मतलब अलग अलग मायने रखता है, और उड़ीसा की ज़रूरत किसको है, किसको ज़्यादा है, सरकार को ज़्यादा है या फिर आदिवासियों को ज़्यादा है या फिर पर्यावरणविदों को ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। तो इसके ऊपर राजनीतिक टकराव भी हुए। लेकिन उससे पहले हम पॉस्को जो प्लांट है उसकी बात कर लेते हैं। उड़ीसा के ग्रामीण इसके ऊपर विरोध में उतर आए थे। ये एक रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है भुवनेश्वर की, जिसमें जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को मतलब इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। एक कोरियाई कंपनी थी जो इस्पात का कारखाना वहां लगा रही थी, तो उसके सामने वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उनको वहां से निकाला जा रहा था। और उड़ीसा की सरकार के बीच इस सहमति पर हस्ताक्षर हो चुके थे, तो इसको रद्द कर दिया। मतलब जो उनकी डिमांड थी कि इसको रद्द कर दिया जाए और उड़ीसा की सरकार इनके साथ कोई भी मतलब जो सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हो इसको कैंसिल करके कोई उद्योग यहाँ ना लगाया जाए। तो ये कंडीशन थी। पास्को एक्ट क्या था ये आप समझ गए होंगे, इस्पात बनाने के लिए था और कोरिया की कंपनी लगा रही थी और इसका विरोध किया था वहाँ के लोगों ने क्योंकि उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। बट पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था, वहाँ से रोक दिया था। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो नारे जो हैं लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी आजीविका को बचाना है हमें, क्योंकि उनकी आजीविका इस तरीके से छीन रही थी। अब राजनीतिक टकराव की अगर हम बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राजनीतिक टकराव। देखो जो सवाल ऊपर उठे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या उड़ीसा किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत क्या कहा जा सकता है, क्या सरकार सही है, क्या आदिवासी सही है या फिर पर्यावरणविद सही हैं। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ भी नहीं दे सकता था क्योंकि किसी के लिए हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, इसलिए मोस्टली लोगों को फ़ायदा हो वो काम किया जाता है। तो कोई विशेषज्ञ भी इन चीज़ों का आंसर नहीं दे सकता है। तो इस तरीके के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को देखा जाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उन्हीं के फेवर में फैसला चला जाता है। और ये चीज़ भी देखी जाती है जब माइनिंग की जाती है, तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि आज की पीढ़ी के हितों
की भी रक्षा की जा सके और आने वाली पीढ़ी की हितों की भी रक्षा की जा सके। तो दोनों को बैलेंस बनाकर ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं और फिर उसके बाद ही विशेषज्ञों की मोहर जो है इसके ऊपर लगती है, मुहर जो इसके ऊपर लगती है। खनन है, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो इन चीज़ों के बारे में जानता है उतना एक नॉर्मल इंसान नहीं जान पाता, इसलिए विशेषज्ञों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जनप्रतिनिधियों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे, जिनको हम वोट देकर चुनते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो फिर हमारे इन सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो अपने देश में कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला जो है बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया गया। सीधी सी बात है कि सभी के सभी फैसले इंटरडिपेंडेंट थे। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल कहें या फिर एक विजन से बंधे हुए थे। एक ही दृष्टि से, एक ही नज़रिया था उन सभी फैसलों का। लगभग इसी बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। सीधी सी बात है, इसमें ये इस बात को ध्यान में रखा गया था कि गरीबों का नुकसान ना हो, अमीर गरीब की खाई जो है वो बढ़े ना, आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों तरीके से हो जाए। और इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी, इसलिए सरकार ने अपने हाथों में लेने की कोशिश की ये सारी चीज़ें। बहरहाल जो आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, ऐसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, अब सरकार के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा मतभेद भी हो रहे थे। कोई मतलब सहमत था ही नहीं इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? तो ये ज़रूरी था। विकास के लिए कोई एक ऐसा संगठन जरूरी था जो पूरे के पूरे देश में योजनाएं बनाए। इसके लिए ही तो योजना आयोग को बनाया गया था, जिसको आजकल हम नीति आयोग कहते हैं। अब इनमें से प्रत्येक सवाल जो है वो टकराए आपस में और आज तक यही कंडीशन चली हुई है कि एक फैसला जब एक सरकार लेती है तो दूसरी उसका विरोध जरूर करती है, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि ये मोस्टली जनता के फैसले के मतलब हित के खिलाफ है और जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम भी सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर तो राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनकी सलाह मशविरा के बिना फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि सरकार ने अपने अंडर में लिए हुए थे। पहले ही बोल दिया गया था कि किसानों और बाकी लोगों के हाथों में नहीं छोड़ी जा सकती ये चीज़ें, लेकिन उनको जनता की स्वीकृति तो हासिल ज़रूर करनी थी। अब विकास की धारणाएं पढ़ने से पहले हम यहाँ दो वर्ड दिए हुए वामपंथी और दक्षिणपंथी, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, वामपंथी सरकार है या दक्षिणपंथी सरकार है, ये चीज़ें आपने सुनी होगी, ये ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन वामपंथी होता क्या है? वामपंथी शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह प्रकट होता कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। सीधी सी बात है, वामपंथी लोग होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो गरीब लोगों और पिछड़े लोगों का फेवर ज़्यादा करते हैं। वो ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो पिछड़े लोग और गरीब लोगों की मदद करे और उनको एक इक्वलिटी में लाकर रख दे। अब बात करें दक्षिणपंथी की, तो दक्षिणपंथी वो लोग होते हैं जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना होता है कि व्यापारी जब अपना व्यापार करते हैं तो उसके ऊपर उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सरकार का गैर जरूरी जो है वो हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विकास की धारणाओं की। विकास की धारणाएं अगर हम बात करें तो अक्सर टकराव देखते हैं हम। इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाएं कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। उदाहरण के लिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि इतना कह देने पर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग हैं, ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं। आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ अलग है, संयंत्रों के जो उद्योगपति हैं उनके लिए विकास का अर्थ अलग है, सबके लिए विकास का अर्थ अलग अलग है। आज़ादी के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। जो लोग थे बाग विकास की बात जो है वो आते ही पश्चिम का हवाला देने लगते थे कि विकास का मतलब है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लें। मतलब जो पश्चिम दिशा के जो देश हैं जैसे अमेरिका है, मतलब
आधुनिकता को हम अपना लें, मॉडर्नाइज कर लें हम अपने जो क्षेत्र है उसको, यही तो विकास है। उनका मानना ये हुआ करता था। और इससे क्या होता था, आधुनिकीकरण के कारण जो पुरानी सामाजिक संरचना वो टूट जाया करती थी और पूंजीवाद तथा उपवाद का उदय हो जाया करता था। पूंजीवाद का मतलब आप समझते हो, जिसके पास पैसा होता है फिर वही अपने रूल रेगुलेशन बनाता है। इसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा ही होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर इसके बारे में अपनी बातें किया करता था कि कोई देश विकसित है, कोई देश अविकसित है, बस इन्हीं बातों को किया करता था। आज़ादी के वक्त जो हिंदुस्तान के सामने दो मॉडल थे, एक तो था कि हम पूंजीवादी देशों की तरह रहने लग जाएं। पूंजीवादी देश मतलब जो पैसे के मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ लगी हुई हैं, मजदूरों का शोषण किया जाता है, ऐसी व्यवस्था अपना लें। एक हमारे पास ये था कि हम सोवियत संघ में जो रूस में जो समाजवादी मॉडल अपनाया गया है उसी मॉडल को हम अपना लें। लेकिन इस मॉडल को हम नहीं अपना सकते थे, दोनों ही मॉडल अपनाना अच्छा नहीं था, इसलिए इन दोनों की तर्ज पर एक ऐसा मॉडल अपनाया गया जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल को अपना लिया गया था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबंध हो रही थी कि लोग जो हैं वो दोनों में से किसी चीज़ को ना अपनाकर एक साझी चीज़ को अपनाना चाहते हैं, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था। और इस पैसेज के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स यही बताया गया है, तो आप यहाँ तक जो है वो रीड कर लें। उसके बाद का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आज की वीडियो किसी वजह से छोटी है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल्स दी जाएंगी। गुड बाय।